औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने ब्रदर बशीर जुमा को इस अहम चीज़ पे डिस्कस करने के लिए दावत दी है कि हम कारकर्दगी और उसकी जो डायनामिक्स हैं उस पर इनसे तफसीली बयान सुने, और जब आप अपना बयान पूरा ख़त्म कर दें, अपनी बात ख़त्म कर दें, तो फिर आप क्वेश्चन आंसर का सेशन हम स्टार्ट कर लेंगे। और अगर बशीर भाई अपनी गुफ्तगू के दौरान आपको इजाज़त दें कि अब इस मरहले पे रुक कर वो आपसे सवालात हासिल करना चाहें तो भी ये काम हो सकता है। बशीर जुमा जो है ये हमारे सीनियर पार्टनर रहे हैं 4 बड़ी काउंटिंग फर्म्स में, और उन्होंने इस पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर एक भरपूर डॉक्यूमेंट तैयार किए, और आपका बेइंतहा इसमें आपको तजुर्बा, एक्सपीरियंस और इल्म भी इनकी इस प्रेजेंटेशन में झलकेगा। ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड हो रही है, तो इंशाल्लाह ये बाद में भी अवेलेबल होगी। तो मैं इससे पहले कि बशीर जुमा को दावत दूं, मैं एक छोटी सी कुरानिक सूरा तिलावत कर देता हूँ। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दौलिन आमीन। आज का ये इवेंट हमने इस्लामिक लर्निंग फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ऑर्गेनाइज किया है। इस्लामिक लर्निंग फाउंडेशन इकना नेशनल इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का एक नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और हमें बहुत खुशी है कि ब्रदर बशीर जुमा हमें इस एज ए टीचर, एज ए प्रेजेंटर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हम इनके मज़ीद प्रोग्रामात रिकॉर्ड भी करेंगे, और ये हमारे स्टूडियोज़ आकर भी अपने कुछ पैगामात रिकॉर्ड कराएंगे जो कि ILF की वेबसाइट और ILF के पोर्टल पर भी इंशाल्लाह दस्तयाब होंगे। तो मैं बशीर जुमा को दावत देता हूँ कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वली वस्सलाम अला नबी। मेरे चारों साथी, हम 4 हैं यहाँ पर, और प्रेजेंटेशन जो है ये पावर पॉइंट पर है, और तमाम पॉइंट्स जो हैं हम कोशिश करेंगे कि इसी दायरे के अंदर रखेंगे, और ये प्रेजेंटेशन आपको PDF फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप अपने तौर पे अपनी सोसाइटी में और अपने सर्कल्स में खुद प्रेजेंटेशन देना चाहें तो शाहिद भाई से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको पावर पॉइंट भी मिल जाएगी। और मकसद ये है कि आपके लिए इतना मुनासिब मटेरियल जमा कर दिया जाए कि इसको सामने रखते हुए आप लोग ग्रुप डिस्कशन भी कर सकें और स्टडी सर्किल भी कर सकें। पूरा मकसद जो है, जो अवेलेबल नॉलेज है उसको शेयर करना है, और जहाँ से चीज़ें ली गई हैं उसको हमने आपको रेफरेंस भी दे दिया है। दरहकीकत गुज़िश्ता साल 2 अफराद ने जो मजलिस शुरा के तवज्जुह से मुझे ये काम दिया था, और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब आ गई है। किताब को मैंने जो है वो PDF वर्जन लोगों के साथ शेयर कर दिया है, लेकिन अब वो प्रिंट भी हो रही है। लेकिन बहरहाल आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो तमाम अफराद जो नॉट फॉर प्रॉफिट या NGO या सोशल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता हैं या दावत दीन का काम कर रहे हैं, उनके नज़दीक जो है हम परफॉर्मेंस की बात करें। देखिए, परफॉर्मेंस का जो मफहूम है वो ये है कि आप एक कीमत और एक गुड्स परचेज करने की बात करते हैं, तो ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं, तो आपने जो है प्रॉपर्ली परफॉर्म किया। उल्टे हाथ पे कीमत है और सीधे हाथ पे ये डिलीवरी है, ये वाली। अगर ये कम हुआ
तो कम परफॉर्मेंस है, बराबर हुआ तो ठीक है, ये हुआ तो गुड है, ये हुआ तो हसन है, ये हुआ तो एहसन है। तो एक्सीड द एक्सेलेंस की जो बात करते हैं हम, उस पे हम बात कर रहे हैं। आमतौर से ये स्लाइड का एक मैसेज है, रेड येलो ग्रीन जो सिग्नल वाली बात होती है, वो कम से कम इन चीज़ों के अंदर अवेलेबल है। जब हम तवक्को रखते हैं कि हम बेस्ट परफॉर्मेंस दें, हमारे सामने जो सब्जेक्ट ऑडियंस है परफॉर्मेंस की, वो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इन तीनों की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए हम अपने एनजीओ वाले टॉपिक्स पे आने की कोशिश करेंगे। और अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस की जो बात आ रही है वो ये है कि आपको जो कोई काम दिया गया है, वो कोई एक्टिविटी की गई है, आपने उसको कैसे परफॉर्म किया, और आपकी कैपेबिलिटी जो है किसी सिचुएशन के अंदर, किसी कंडीशन के अंदर कैसी रही, यानी आपका आउटकम कैसे रहा। इंडिविजुअल का जहां परफॉर्मेंस का मामला आता है, उसके 10 इंडिकेटर्स हैं। एक तो यह है कि उसने किस लेवल पे एग्जीक्यूट किया, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा था, लेवल ऑफ क्रिएटिविटी क्या थी, अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट कैसी रही, कस्टमर या बेनिफिशियरी की फीडबैक क्या थी, और आपके साथियों का क्या रिस्पॉन्स था या क्या फीडबैक था। आगे 5 और बयान कर देते हैं कि आपने सेल्स रेवेन्यू कितना जनरेट किया, या मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, या आपने जो है असाइन टास्क को कैसे डिलीवर किया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपका एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिवनेस जो है, जो फीडबैक दी गई है उसके हवाले से क्या रही थी, और आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप चीज़ों की ऑनरशिप लें। इसलिए कि जिसको काम दिया जाता है वो ड्राइवर बन जाता है, और वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। नवा पॉइंट ये है कि परसेंटेज ऑफ टास्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, जो टाइम वाइज डिलीवरी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी काम परफॉर्म करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहें, ये इंडिविजुअल असेसमेंट का एक 10 पॉइंट्स हैं। और बीइंग ऑन टाइम एंड ऑन बजट, यानी मुयस्सर वक्त और मुयस्सर अमाउंट के अंदर आपने वो चीज़ कर ली है या नहीं कर ली। जहाँ तक बिजनेसेस का ताल्लुक है, वहाँ पर देखा जाता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा रहा, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू ग्रोथ क्या रही, सर्विस क्वालिटी क्या थी, कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं, और आपने जो है CRAs कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डील किया है, और ह्यूमन रिसोर्सेज परफॉर्मेंस क्या रही है कि आपके यहाँ वर्कर्स बन रहे हैं, मैनेजर्स बन रहे हैं या लीडर्स बन रहे हैं। इसलिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम जो होता है वो ये है कि शीशे को सितारों की चमक दे। अब हमारे सामने आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ICNA के हवाले से भी और दीगर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी, तो एक लंबी फहरिस्त है, NGO है, NPO हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और 501c3 ऑर्गेनाइजेशन है जो टैक्स शेल्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन जिस पे हम अब गुफ्तगू करेंगे, उनका मकसद ये होता है कि हम एक गोल को अचीव कर लें, चाहे वो पॉवर्टी एलिवेशन हो, सपोर्ट हो, कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट हो, या दूसरा होता है कि ड्रा अटेंशन टू प्रोजेक्ट एंड इशू, जिसमें लॉबिंग का वर्क होता है, चीज़ों को एक्सपोज करना होता है, लोगों की अटेंशन दिलानी होती है। असल काम जो है वो वेलफेयर वर्क होता है, पॉवर्टी और डिसीज को कंट्रोल करना होता है, और कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करनी होती है कि वो अपने विजन के साथ और मिशन के साथ आगे बढ़ें और सर्वाइव करें और तरक्की करें। आमतौर से जब हम एड की बात करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, जैसे कोविड का सिलसिला आया, उसके अंदर जिस अंदाज से फंडिंग की गई, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग हुई है, हर मुल्क ने अपने अपने की है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो इंसानों को करप्शन का मौका देती हैं, और
ये 10 साल 15 साल के बाद पता चलता है कि इस फंडिंग के अंदर कितनी करप्शन हुई। ये जो उनके यहाँ पे एक कार्टून है कि एक पूरी रोटी जो है AID के नाम से जब आकर बेनिफिशियरी को जो नीचे खानदान को पहुंचती है वो किस कंडीशन में पहुंचती है। सिमिलरली इंटरनेट पे ये जो है एक गाय की सूरत के अंदर जो है वो मौजूद था कार्टून, वो उसे मैंने डाउनलोड किया है। और चूंकि मेरा अफगानिस्तान का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि आपके पास जो भी एड या सपोर्ट आती है उसका 50 to 60% जो है वो आपकी एडमिन कॉस्ट के अंदर चला जाता है, जो बहुत अलार्मिंग है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनजीओ पे बात करने के लिए। पहला, आम बिजनेस का मकसद ये होता है कि हमारी जो है जो लागत है वो और जो सेल प्राइस है उसके अंदर इतना डिफरेंस हो फेवरेबल कि जिसकी बिना पर हमें प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट से हम सरवाइव कर सकें और सस्टेन कर सकें। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है स्पेंडिंग, खर्च करना। अब खर्च करने के बारे में जो है क्या चीज देखी जाए, तो फिर हमें आज के मौजू को लेकर आगे बढ़ना होता है। देखें, एनजीओ के ऑब्जेक्टिव ये है, नंबर 1 कि दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट। नंबर ए के अंदर जो 3 चीजें आ रही हैं वो ये है कि डिलीवरी ऑफ सर्विस, जो इनको सर्विस के लिए मुतय्यन किया गया है या जिस सर्विस का वो दावा कर रहे हैं या जिस सर्विस का वो अहद कर रहे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नंबर 2, बेनिफिट टू बेनिफिशियरी, जो आपका बेनिफिशियरी अल्टीमेटली है उस तक वो चीज जो है, अब जैसे ये पानी का गिलास है उस तक पहुंचाना है तो हमने पहुंचा दिया या नहीं पहुंचा दिया। और नंबर 3 जो है अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स है। अब इसके बाद फंडिंग के इम्पैक्ट देखने हैं, परफॉर्मेंस सेटअप करनी है और देखना है कि चेटअप चेंज आया है नहीं आया है। जब हम इसकी बात करते हैं आपकी एनजीओज की, तो उसके अंदर कुछ 9 पॉइंट्स हैं कि फंडिंग कस्टोडियनशिप प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही है, यानी स्पेंडिंग जो है पर स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। नंबर 2, फंडिंग मस्ट अचीव इट्स टारगेट। और नंबर 3 जो है क्रिएट इम्पैक्ट, जो इनहेरेंटली इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। लेस कॉस्ट विद डिजायर क्वालिटी, किफायत शारी, डूइंग द जॉब राइट एंड एफिशिएंसी, और एक्चुअल इम्पैक्ट है मैचेबल विद द इंटेंडेड इम्पैक्ट। 7वां पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म। कैपेसिटी क्या चीज है? आपकी गुंजाइश। अब जैसे इस गिलास के अंदर जो है 500 मिलीलीटर पानी की जरूरत है कैपेसिटी, तो ये कैपेसिटी है। अब इसके अंदर जो पानी डाल दिया गया है, क्या वो पानी को संभाल के रख सकता है, ये इसकी कैपेबिलिटी है। एक चीज जो है कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और एक इसकी कैपेबिलिटी। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिवेल कर रही है नहीं कर रही। अब कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का फर्क हमने आपको बता दिया है, एक क्वांटिटेटिव है एक क्वालिटेटिव है। आपको कोई काम देना होता है, आप देखते हैं कि इसके अंदर इस काम करने की गुंजाइश मौजूद है या नहीं है, और आप ये देखते हो कि उसके अंदर इस काम को डिलीवर करने की सलाहियत मौजूद है या नहीं है। तो कैपेसिटी गुंजाइश है, कैपेबिलिटी सलाहियत है। एनजीओ के बारे में जब हम बात करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे डिफाइन की जाएगी, तो हाउ वेल इट कंट्रीब्यूट्स टू अदर पीपल एफर्ट टू इम्प्रूव देयर लाइव्स एंड सोसाइटीज। क्या वो अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, बेटरमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एनजीओ का मकसद उमूमन सोशल वेलफेयर का आता है। अब जब हम एनजीओ की बात करते हैं तो वहां पर उमूमन जो लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो 3 E's होते हैं। एक है इकोनॉमी, कीपिंग द कॉस्ट लो। एक है एफिशिएंसी,
मेकिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और नंबर 3 जो है इफेक्टिवनेस है अचीविंग द स्टिपुलेटेड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये चीज जो है 3 ई है। इसको फर्दर हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि मनी, पैसा, स्पेंड लेस, यानी बजट से आप कम करें, आप चीज़ों को निगोशिएट करें और अच्छी चीज़ कम कीमत पे लें। स्पेंडिंग वेल, अच्छे तरीके से खर्च करें, और स्पेंडिंग वाइजली, हिकमत के साथ खर्च करें कि क्या इसके उसके रिटर्न्स मौजूद आएंगे या नहीं आएंगे, हम पैसा ज़ाय तो नहीं कर रहे। यानी आप इन चीज़ों को जहन के अंदर रखें कि आपको कोई भी सोशल काम करना है, उसमें मनी स्पेंड लेस, मनी स्पेंड वेल, मनी स्पेंड वाइजली, ये 3 चीज़ें आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। और जब आपके जहन के अंदर होगी तो आपके लिए एहतसाब, मुहासबा और हिसाब किताब तीनों आसान हो जाएंगे। अब हम आते हैं फर्स्ट ई की तरफ, जिसका ताल्लुक इकोनॉमी से है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की बात हम कर रहे हैं, विद अप्रोप्रिएट क्वालिटी, मतलूबा क्वालिटी के साथ, एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड द लोअर कॉस्ट। यानी इकोनॉमी हासिल उसी वक्त होगी जब इन रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे और यूज करने के बाद जो है इसकी क्वालिटी भी अचीव करेंगे और इसमें कॉस्ट भी लोअर होगी। अब इसके साथ जो एसोसिएटेड इंडिकेटर्स हैं, इसके साथ एसोसिएटेड पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको नरेट कर देता हूं। फंड स्पेंट इकोनॉमिकली, मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज हैं वो साउंड प्रिंसिपल और पॉलिसीज को फॉलो कर रही हैं। अगर हायर रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, अप्रूव हुआ है, तो उसको देखना है कि उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है या नहीं है। कॉस्ट एस्केलेशन, अगर बजट से ऊपर चीजें ओवररन कर रही हैं और डिले इन कंप्लीशन हो रहा है, तो उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, ये एहतसाब के तकाजों के अंदर शामिल है। प्रोक्योरमेंट एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो गए हैं और बाज़ औक़ात माल आया ही नहीं है और एक्सपेंडिचर चार्ज ऑफ हो गए हैं, यानी अकाउंटिंग तो यही कहती है ना कि जब आपका माल डिलीवर हो जाए तो फिर आप पेमेंट करें, या एडवांस कर रहे हैं तो वो एडवांस की सूरत में आए। लेकिन अगर आपने खर्चा दिखा दिया है और माल नहीं आ रहा, तो ये एक रेड इंडिकेटर है। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द चीपेस्ट प्राइस एज स्पेसिफाइड क्वालिटी, रिसोर्सेज वेस्टेड बाय प्रोक्योरिंग अननेसेसरी गुड्स। बाज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टेबल की जरूरत होती है लेकिन पूरे रूम को सजा दिया जाता है, और बाज औकात इक्विपमेंट परचेज कर लिया जाता है, फोटोकॉपी मशीन की जरूरत है और फोटोकॉपी जो है दिन में 2 करनी पड़ती है, तो उसके लिए 6 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है। इकोनॉमी के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स फॉर इंटेंडेड पर्पसेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। रेवेन्यू कलेक्शन की जो कॉस्ट है वो कहीं स्टैंडर्ड से हाई तो नहीं है, यानी अगर दुनिया भर में रेवेन्यू कलेक्शन की कॉस्ट जो आ रही है वो 5% है और आप इससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो यकीनन आपके लिए ये एक रेड इंडिकेटर है। डुप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशंस तो नहीं हो रहे, और कहीं रेवेन्यू पहले स्टेज पे स्कीम तो नहीं हो रहे, यानी आपने चंदा जमा किया, आपने रुमाल बिछाया, चंदा जमा किया और आपने गांठ बांध के ले गई है, नहीं, उस चंदे की काउंटिंग होनी जरूरी है, और काउंटिंग होने के बाद डॉक्यूमेंट करके कम से कम 2 लोगों की साइन होनी जरूरी है, और अगर ये नहीं होता तो ये रेड इंडिकेटर है। नाउ आगे आइए सेकंड ई पर। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन फाइनेंशियल फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो हैं, is output is maximized for any given set of resource input, and input is magnified for any given quality and quantity of output। यानी आपने जितना दूध डाला उसके मुताबिक मक्खन निकलना चाहिए देसी जुबान के अंदर, या बहुत देसी जुबान के अंदर हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 किलो पान है, बड़े पत्ते हैं, तो इससे इतने छोटे पान बनेंगे। ये एक इनपुट आउटपुट रिकंसिलिएशन जो है
वो हर जगह आता है कि भाई मैंने इतना पैसा दिया है, क्या मुझे इसका आउटकम मिला है या नहीं मिला। कॉमन सेंस से कोई नई बात नहीं है। अब आइए इसके इंडिकेटर्स पे, एफिशिएंसी के इंडिकेटर्स पे। रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड एफिशिएंटली, सर्विसेज ऑफ गुड्स क्वालिटी, क्लाइंट ओरिएंटेड एंड डिलीवर्ड इन टाइम हुई है या नहीं हुई है। ऑब्जेक्टिव और टारगेट ऑफ प्रोग्राम्स रीच्ड कॉस्ट एफिशिएंटली, और क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो नहीं हुई, आपसे बजट अप्रूवल करा लिया और इसके बाद 2 साल तक जो है इस पर कोई काम नहीं हुआ। एफिशिएंसी के हवाले से यह है कि क्या कॉन्ट्रैक्टर का जो वर्क था वो शेड्यूल के मुताबिक कंप्लीट हुआ, टाइम पे कंप्लीट हुआ। अगर आप किसी हॉस्पिटल के साथ वाबस्ता थे तो कहीं वहां पर डॉक्टर्स को इक्विपमेंट की नॉन अवेलेबिलिटी या मेडिकल फैसिलिटीज की नॉन अवेलेबिलिटी का शिकार तो नहीं हुए, और कहीं वेटिंग टाइम जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम तो नहीं बन रहा। कंप्लेन इन केसेस जो हैं वो टाइम पे सेटल हो रही हैं। आपकी मॉनिटरिंग और इसकी इवेल्युएशन जो है वो वक्त पर हो रही है। क्या आपका बजट अवेलेबल ऑन टाइम है, और जो फ्री मेडिसिन सप्लाई की जाती हैं हॉस्पिटल के हवाले से क्या वो अप्रोप्रिएट टाइम और क्वालिटी के साथ हैं या नहीं है। इसलिए कि हेल्थ सेक्टर के अंदर हमें सबको पता है कि कितना बड़ा करप्शन है। हर एक के अपने अपने अच्छे तरीके हैं। अब आइए थर्ड ई की तरफ, और वो है इफेक्टिवनेस, अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स और अदर इंटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज, whether policy objectives or goals have been met, whether this could be attributed to the policy decision या circumstances situation के अंदर है। बाज़ औक़ात जो है आपकी चीज़ें जो है मौसम की वजह से और हालात की वजह से रंग खुल जाते हैं, और बाज़ औक़ात जो है आपकी पॉलिसी की बेसिस पर है। तो ये आपको डिटरमिन करना होता है कि ये सर्कमस्टांसेस आउटकम है या पॉलिसी आउटकम है। थर्ड ई के जो इंडिकेटर्स हैं उसमें ये है कि स्टिपुलेटेड एम्स बीइंग मेड बाय द मींस एम्प्लॉयड एंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड, impact observed rarely result of the policy rather than the circumstances, programs effectively prepared and designed, cleared and consistent थे या नहीं थे, और जो सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स थी या नहीं थी। क्या प्रोग्राम जो है उसने सिटीजन्स की या बेनिफिशियर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया है या नहीं किया। कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। कस्टमर ने आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, आपके आउटपुट को कबूल किया है, और सोसाइटी और माशरे में इम्पैक्ट नज़र भी आ रहा है और फील भी हो रहा है। ये थे तीनों के हवाले से इसके डिस्क्रिप्शन और इसके इंडिकेटर्स। और ये इंडिकेटर्स कुछ रेड हैं, कुछ ग्रीन हैं। रेड खतरे की अलामतें हैं जिसका मैं जिक्र भी करता रहा हूँ। अब आप आइए कि जब आप फर्ज करें कि एक डोनर है या एक स्पॉन्सर हैं या फंड्स प्रोवाइडर हैं या फंड कलेक्टर हैं, तो आपको अपने तौर पे कैसे असेसमेंट करना चाहिए। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं। वेदर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी आपने अचीव किया है या नहीं किया, और इकोनॉमी का मतलब ये है कि मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज इज अचीव्ड, whether entity is working in such a way that desired objective it will achieve। क्या आपको अंदाजा है कि जिसको हम फंड्स दे रहे हैं या फंड पहुंचा रहे हैं वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं या नहीं करेंगे। क्या पब्लिक फंड जो जमा किए हैं वो इसके इंटेंडेड यूज के लिए इस्तेमाल होंगे या हो सकेंगे। बाज़ औक़ात लोग लोन लेते हैं, ये एक अलग चैप्टर है, हमारे यहाँ लोन का मामला नहीं होता। क्या लीगल और सर्कमस्टेंशियल लॉज हैं, कवानीन हैं, उसके फ्रेमवर्क में रहते हुए काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोई इम्प्रूवमेंट ऐसे हैं जो सजेस्ट किए जा सकते हैं या नहीं किया जा सकते हैं। कोई ऐसा तो नहीं हो कि जो फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो और हमें इसका पता ना हो।
क्या जो ग्रांट वगैरह हासिल की गई हैं वो ग्रांट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो रही है नहीं हो रही है, इसलिए कि अमानत का जो हमारे यहाँ तस्वुर है वो ग्रांट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रीवेल करता है, ठीक है। और वेदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंडक्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये 9 सवालात हैं जो आप हजरात जहाँ कहीं जाते हैं और जहाँ डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों से मिलते हैं तो बहुत टैसिटली आपको ये सवालात पूछने की ज़रूरत है। अब लफ्ज़ परफॉर्मेंस ऑडिट हमारे यहाँ आसानी के साथ कबूल नहीं किया जाएगा। परफॉर्मेंस डिस्कशन कर दें और उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो है कि परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो क्यों ज़रूरी है। ये आपकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस डिटरमिन करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिस्कशन करता है, वेरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन करता है, और आप जो फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स हैं उनको एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, और एश्योरेंस आज हासिल होती है कि फंड जो है वो मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं और नॉलेज शेयर की जाती है। अब ये आखिर में 2 स्लाइड्स हैं। एक तो ये है कि ये चार्ट बना हुआ है, नीचे से ऊपर 0 से 80 या 100 तक हो जाएगा और लेफ्ट टू राइट मंडे से संडे तक। इकनाक जी की जो किताब थी ये इंटरनेशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ थॉट्स की जो है हशाम तालिब ने लिखी थी, उसमें इन्होंने हवाला दिया है कि ये हदीस है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हज़रत सफ़ियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था। अल्फाज हैं कि मन इस्तवा यौमहु फहुवा मग़बून, कि वो शख्स तबाह हो गया जिसके 2 दिन कारकर्दगी यानी परफॉर्मेंस के लिहाज से एक जैसे रहे। He whose 2 days are equal in accomplishment is a sure loser. Or if you are as good as you were yesterday, you will not be good for tomorrow. और आखिर में ये 2 मैसेजेस हैं। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मोरिदून। Mankind's reckoning has drawn near, but they turn away heedlessly. हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबू वज़िनु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुवज़नु। ए लोगों, अपना एहतिसाब कर लो कब्ल इसके कि तुम्हारा एहतिसाब किया जाए। ए लोगों, अपना वज़न कर लो कब्ल इसके कि तुम्हारा वज़न किया जाए। ये चीज़ें थीं आज की प्रेजेंटेशन की। आपका शुक्रिया कि बगैर सवाल के आपने सुन लिया। अब आप आइए, हम स्लाइड नंबर वाइज भी जा सकते हैं और ओवरऑल भी डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह और शुक्रिया बशीर जुमा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 से 11 पार्टिसिपेंट्स हैं जो यकीनन उन्होंने पूरे इंटरेस्ट के साथ आपको सुना है, और हम इजाज़त देते हैं। आप साथी अगर एक-एक करके जो सवालात आपके ज़हन में हों, प्लीज़ आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब इजाज़त तो मैं पूछ लूँ? जी हाँ, बिल्कुल। बशीर भाई, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, गुड प्रेजेंटेशन। It's a very good communication for सारे एस्पेक्ट्स। अब ये है कि ज़रा अमली तौर पे ज़रा आप माशाल्लाह आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी बड़ी शार्प हैं, देखते हैं तंजीमों में, तो किन तरह के मामलात में इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप देखते हैं? देखें जिब्रील भाई, मुझे याद है कि 1967-68 में हमारे प्रोग्रामों में एहतिसाब का एक आइटम होता था। एहतिसाब वो लफ्ज़ है जिसकी रूह को समझने की ज़रूरत है और जिसके मैसेज देने की ज़रूरत है। जो बंदा जिस मैसेज पर, जिस मकाम पर है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और उसकी जो है एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, डिलीवरी टारगेट्स होने चाहिए,
टाइम बाउंड और बजट बाउंड होने चाहिए, इसलिए कि हमारे बहुत सारे जो काम हैं वो अगर हम फर्ज करें इन इदारों के साथ जॉब भी नहीं कर रहे और पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, तब भी हम रिस्पॉन्सिबल तो हैं किसी भी सूरत में। यानी यह है कि एक फ़र्क है कि एक शख्स जो टैक्सी चला रहा है उसका काम तो है पैसे कमाना, लेकिन एक शख्स जो है गाड़ी चला रहा है और उसका काम पैसे कमाना नहीं है, लेकिन गाड़ी को एक मंजिल तक पहुंचाना है। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है हमारे कामों के अंदर कुछ चीज़ें स्पेसिफाई होनी तो ज़रूरी हैं। यानी सामने एक विजन हो, मिशन हो, शेड्यूल हो, टू डू लिस्ट हो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हों, ये काम करने हैं, ये रिजल्ट्स हम तवक्को रखते हैं, इस काम के लिए आप जाएं। जैसे मेरा ये ख्याल है कि हमने जो है दावत का तरीक़ा जो है वो हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो इनका था कि वो किस तरीके से हाई प्रोफाइल सोसाइटी के अंदर जाकर करते थे, उनको वो मिशन दिया गया था। तो हाउ पार्ट जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है और हमें हमारे लोगों की तवज्जो जो है वो परफॉर्मेंस की तरफ, डिलीवरी की तरफ, इम्पैक्ट की तरफ, आउटकम की तरफ लाने की ज़रूरत है। हम शायद एक सोशल क्लब बन चुके हैं कि एक जगह बैठे हुए आते हैं, चाय पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं और चले जाते हैं। हमारे सामने जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है और इस पे भी हमारा एहतसाब होना चाहिए। और हमने जो हल्फ पढ़े हैं और जो वादे किए हुए हैं अपनी ज़ात के साथ, और अगर हमने कहीं हल्फ नहीं भी पढ़ा तब भी जो सूरह ज़ारियात की आयत है कि इंसान और जिन्नों को पैदा करने का जो मकसद है उसको हम हासिल कर सकें या नहीं कर सकें, तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर कर सकें या नहीं कर सकें, हम बहुत एक जगह बैठ गए हैं। हमें इस मामले में आपने जो सवाल किया है उस पे कोई पैरामीटर लाने की ज़रूरत तो है। आर यू ओके विद दिस जवाब? जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और कोई साथी के जहन में सवाल है? वैसे इंशाल्लाह हम आपको ये बुक भी शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह, जैसे कि बशीर जुमा भाई ने कहा है, और ये पावर पॉइंट भी इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी। लेकिन और आप उनका शाहिद भाई, बशीर भाई, क्या आपका ईमेल एड्रेस शेयर हो सकता है जिसमें ये लोग हाँ, आपको सवालात भेज सकें? ईमेल मेरा मेरी अमूमन प्रेजेंटेशंस में लिखा हुआ होता है, जी अच्छा, ठीक है। लिखा हुआ, आप ईमेल दे दें। मैं जो चीज़ ये करना चाहूँगा कि ये वाली जो प्रेजेंटेशन है, इसके अलावा भी मैंने 3 और प्रेजेंटेशन बनाकर रखी हुई हैं रेडी।